घमंडी बहू के शरीफ ससुराल वाले। प्रताप सूरजनगर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके घर में बस उसकी एक बीवी और एक बच्ची थी। मारिया बहुत ही जिद्दी लड़की थी। बाबा, मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा जाना चाहती हूँ। क्या कहा? दोस्तों के साथ गोवा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पापा? आप क्यों मना कर रहे हो? बेटा, गोवा यहाँ से बहुत दूर है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इतनी दूर अकेले जाओ। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तभी वहां मारिया की माँ आ गई। अरे जाने दीजिए ना, क्यों मना कर रहे हो? तनुजा, जमाना बहुत खराब है। मैं अपनी बच्ची को अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने कह दिया तो कह दिया, बस। ओहो पापा, मेरी चारों सहेलियां भी मेरे साथ जा रही है और 5 लड़कियां कभी अकेली नहीं हो सकती है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं कल अपनी फ्रेंड्स के साथ गोवा जा रही हूँ बस। और अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो फिर मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी। और पापा, आप तो मेरी जिद अच्छे से जानते ही हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मान जाइए ना। मारिया ऐसा बोलकर अपने कमरे में चली गई। ना चाहते हुए भी प्रताप को मारिया की जिद माननी पड़ी और वो अपने दोस्तों के साथ गोवा चली गई। गोवा के बीच पर मारिया अपनी सहेलियों के साथ खूब मजे कर रही थी। ओह कम ऑन यार, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो चलकर कुछ खाते हैं। ठीक है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मारिया और उसकी सभी सहेलियां खाना खाने एक रेस्टोरेंट में पहुंच गई। उसी रेस्टोरेंट में मारिया की मुलाकात अनिल से हुई, जो उसी छोटे से रेस्टोरेंट में बस एक वेटर की नौकरी करता था। मारिया को अनिल से पहली ही नजर में प्यार हो गया था और अनिल को भी मारिया देखते ही पसंद आ गई थी। ये कौन है? क्या हुआ मारिया? अचानक से ही तेरे गाल लाल क्यों हो रहे हैं? बोल। कुछ नहीं। मारिया ने ऐसा बोलकर बात को खत्म कर दिया। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। मारिया रोज उसी रेस्टोरेंट में अनिल को देखने के बहाने से जाया करती थी। आज मारिया के गोवा से वापस घर जाने का दिन था। मारिया, आज तो हम सभी को वापस घर लौटना है। तू आज भी वहाँ जाएगी क्या? मारिया कुछ भी नहीं बोली। वो सीधा रेस्टोरेंट में गई और उसने अनिल से अपने दिल की बात कह दी। अनिल ने भी उसे सब कुछ बता दिया और फिर मारिया एक जिद लेकर अपने घर लौट आई। मम्मी पापा, मैं अनिल से ही शादी करूंगी बस। अब ये अनिल कौन है? माँ, वो गोवा के एक महंगे रेस्टोरेंट में काम करता है। अच्छा, क्या वो मैनेजर है? नहीं, वो कोई मैनेजर नहीं है। वो वहाँ वेटर है। व्हाट? इसका मतलब तुम अब तक एक मिडिल क्लास लड़के के साथ शादी की बात कर रही थी? जी माँ, और मैंने अनिल के साथ जीने मरने की कसम खा ली है। और अब अगर आपकी मर्जी हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक। अपनी बेटी की जिद के आगे दोनों ही माँ बाप मजबूर थे। वैसे अनिल आदत का बहुत ज्यादा अच्छा था। तनुजा और प्रताप को भी उससे मिलकर काफी अच्छा लगा और उन्होंने खुशी से अपनी बेटी की शादी अनिल से करा दी। शादी के बाद शुरुआती दिन तो मारिया ने खुशी खुशी काट लिए थे, लेकिन अब उसने अनिल और अपने परिवार वालों को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मारिया रात को अपने कमरे में मुंह बनाए बैठी थी। क्या हुआ मारिया? इतनी रात में तुम ऐसे क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी? अरे परेशानी ही परेशानी है। क्या हुआ? साफ साफ तो बताओ। देखिए अनिल जी, मैं आपसे बोल रही हूँ, इतनी गर्मी और इतने मच्छरों के बीच सोना मेरे बस की नहीं है। आप जल्दी से जल्दी एसी का इंतजाम कीजिए। एसी? पर उसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अगर आपको एसी नहीं लगवाना हो तो मैं अपने बाबा को बोलकर लगवा दूंगी। नहीं, अपने बाबा से मत बोलना, मैं जल्द ही कुछ करूंगा। बेचारे अनिल ने अगली सुबह किसी तरह एसी का इंतजाम कर दिया, लेकिन मारिया के नखरे अब बढ़ते ही जा रहे थे। उसे इतने में संतुष्टि नहीं मिली थी। वो अब अपने ससुराल वालों को अपने नौकरों की तरह समझने लगी थी। अरे मम्मी जी, आपने अभी तक खाना तैयार नहीं किया। और तुम राखी, मैंने बोला था ना कि घर की सफाई कर देना, क्यों नहीं की अब तक? और ससुर जी, आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा कि सुबह को उठते ही आप पौधों को पानी दे दिया कीजिए। आपकी कोई भी बात समझ क्यों नहीं आती है? बहू, अगर सारा काम हम कर लेंगे तो तू क्या करेगी? अरे मैं इतना कुछ कर तो रही हूँ। आप सभी को संभालना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना मैं अपने मायके में एक चम्मच भी इधर उधर नहीं करती थी। अब ज्यादा सवाल मत कीजिए और जल्दी काम पर लग जाइए। मारिया के आगे उसके ससुराल वाले भी कुछ नहीं बोल पाते थे। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन एक दिन अनिल अपने काम पर से जल्दी घर आ गया और उसने अपने घर वालों के साथ मारिया का ऐसा सुलूक देख लिया। ये तुम मेरे माँ बाबा से किस तरह से पेश आ रही हो मारिया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी।
वो मैं तो बस, कुछ नहीं सुनना है मुझे अब। अगर तुम अपनी इन्हीं हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। आया समझ में? मारिया पर अनिल की इतनी बड़ी बात का भी कोई असर नहीं हुआ था। उसका घमंड टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन एक दिन अनिल अचानक एक लड़की को अपने साथ लेकर अपने घर पर आ गया। ये कौन है? मारिया उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि उसके गले में वरमाला थी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी था। ये मेरी दूसरी बीवी है, आशा। What? घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मारिया। लेकिन यहाँ पर तुम्हें अपने माँ बाबा के साथ भी नहीं रखूंगा। तुम एक अलग घर में रह लेना और माँ बाबा का ख्याल यहाँ पर आशा रख लेगी, ठीक है? अनिल की बात सुनकर मारिया चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा मत कीजिए अनिल जी, मैं आपके माँ बाबा के साथ रहने को तैयार हूँ। मैं इनकी हर बात मानूंगी और कभी भी इनसे बदतमीजी भी नहीं करूंगी। लेकिन आप प्लीज इस लड़की को अपनी पत्नी मत बनाइए। मारिया ने ये बात रोते हुए बोली। उसकी आंखों में सच्चाई साफ साफ नजर आ रही थी। अनिल को उस पर दया आ गई और वो बोला, मारिया घबराओ मत, ये लड़की मेरी पत्नी नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। ये नाटक बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था और लगता है कि तुम्हें अब सब कुछ समझ आ भी गया है। अब ठीक है, ज्यादा मत रो। अनिल की बात सुनकर मारिया को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सभी से माफी मांगी और फिर वो अपने परिवार के साथ घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। बड़ी ही धूमधाम से कौशल्या के बेटे अभिषेक की शादी रूबी के साथ हो जाती है और उसके पिता हर्षवर्धन अपनी बेटी को विदा करते हुए कहते हैं, अरे समधन जी, आज से मेरी बेटी रूबी आपके घर की अमानत हुई। मेरी फूल सी बच्ची का ख्याल रखना। थोड़ी देर में रूबी अपने ससुराल आ जाती है और लेवर उसके दहेज का सामान उठाकर घर में रखने लगते हैं। दहेज का इतना सारा सामान देखकर आस पड़ोस की औरतें आपस में खुसर पुसर करती हुई कहती हैं, अरे रमा, तू देख रही है कौशल्या की छोटी बहू तो बड़ी अमीर घर की लगती है। अरे छोड़ना, हमें क्या। इसके बाद कौशल्या की बड़ी बहू रूपा रूबी की आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश कराती है। देवरानी जी, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आइए। इसके बाद रूबी का मुंह दिखाई होती है, जिसमें औरतें रूबी को तोहफा देती हैं। जिसके बाद रूपा भी रूबी की मुंह दिखाई करती है। तभी रूबी गरीब बहू की बेइज्जती करते हुए बोलती है, जेठानी जी, आस पड़ोस से आई हुई औरतें मुझे मुंह दिखाई में गोल्ड देकर गई हैं, मगर आपने अपनी देवरानी को कुछ भी नहीं दिया है। आप तो बड़ी ही करीब निकली। एनीवेज, ये सुनकर रूपा अपने हाथों से चांदी की चूड़ियां उतार कर रूबी को पहनाते हुए कहती है, ये लो रूबी, मेरी तरफ से इसे अपनी मुंह दिखाई का तोहफा समझकर रख लो। माफ करना, मगर तुम्हारी गरीब जेठानी के पास इससे ज्यादा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नो वे जेठानी जी, मुझे चांदी की चीजें सूट नहीं करती। आई नो वेरी वेल दैट आप गरीब घर की बेटी हो, इसीलिए आपकी सोच सिल्वर और गोल्ड से ऊपर पहुंची ही नहीं होगी। पर रूबी रिच ही रिच है। मेरे डैडी बिल्डर्स एंड बिजनेसमैन हैं, इसीलिए डैडी ने मेरी शादी की सारी ज्वेलरी डायमंड की बनवाई है। लुक एट दिस। रूबी की बातों में झलकती अमीरी का घमंड देखकर गरीब बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं जरा आती हूँ, मुझे रसोई में थोड़ा काम है। अभिषेक बेटा, बहू को कमरे में ले जा, थक गई होगी। जी माँ। कमरे में आने के बाद अभिषेक रूबी को डांटते हुए कहता है, आर यू आउट ऑफ माइंड रूबी? ये क्या तरीका था रूपा भाभी से बात करने का? अभी डार्लिंग, मैंने ऐसा क्या बोल दिया तुम्हारी भाभी को जो तुम दोनों माँ बेटी को इतना बुरा लग रहा है? अरे गरीब को गरीब नहीं तो क्या चाचा बिरला बोलेंगे? नहीं ना। नाउ आई एम वेरी टायर्ड, मुझे सोना है। अपनी अमीरी के घमंड में चूर रूबी अभिषेक की बात काट कर सो जाती है। अगली सुबह रूबी शॉर्ट सी निक्कर और टॉप पहनकर अपने कमरे से बाहर आकर अपनी सास के बगल में सोफे पर बैठकर कहती है, गुड मॉर्निंग सासू मॉम। अरे नहीं बहू, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहने हैं तूने? क्यों सासू माँ, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? देख बहू, ये तेरा मायका नहीं जहाँ तू अपनी मनमर्जी चलाए। एक बहू को ससुराल में कैसे रहना चाहिए, अगर तुझे ये नहीं पता तो बड़ी बहू से सीख ले। सॉरी सासू माँ, बट रूबी इज डिफरेंट। मैं आपकी गरीब बहू की तरह 6 मीटर की साड़ी पहनकर गर्मी में नहीं रह सकती। देवरानी जी, तुम सासू माँ से ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुम्हें बीच में टपकने का इनविटेशन किसने दिया? जस्ट गो अवे।
अपनी पत्नी रूबी को रूपा से बुरी तरह से बात करते देखकर अभिषेक गुस्से में भड़कता हुआ बोलता है, एनफ इज एनफ रूबी, अगर तुमने फिर से भाभी से ऐसे बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। जाने दीजिए अभिषेक भैया। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। रूबी रूपा को उसके गरीबी का ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर एक दिन रूपा किचन में खाना बना रही होती है। उसके हाथों से मिक्सर गिरकर टूट जाता है। तभी आवाज सुनकर एक तरफ से रूबी और दूसरी तरफ कौशल्या और राजीव रसोई में आते हैं। अरे रूपा बहू, तू ठीक तो है? अरे रूपा, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ जी। ओह गॉड, यू गाइस आर डिस्गस्टिंग। आप दोनों को जेठानी जी की 2 कौड़ी की जान की पड़ी हुई है। इस गरीब गवार ने मेरे दहेज में आई ग्राइंडर मशीन को तोड़ दिया। पता है इसका प्राइस कोई 1-2 हजार नहीं, पूरे 50,000 था। इतने पैसे तुमने अपनी गरीब मायके में ना एक साथ देखे होंगे ना गिने होंगे। बस करो रूबी, कभी तो अपनी अमीरी का शो ऑफ भूलकर इंसानियत दिखाया करो। इतना घमंड अच्छा नहीं। अरे क्यों ना करूं मैं घमंड? मैं अमीर हूँ। हाँ, व्हाटएवर। ये बोलकर रूबी कमरे में वापस चली जाती है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। रूबी किटी पार्टी और पब जाकर फिजूल खर्ची करती, वहीं रूपा एक अच्छी बहू की तरह घर संभालती। एक दिन रूपा बाजार से सब्जी लेकर घर आती है। रूपा बहू कहाँ रह गई थी? कितनी बार कहा है तुझे कि शाम ढलने के बाद बाजार मत जाया कर। वो माँ जी, शाम को बाजार में सब्जी थोड़ी सस्ती हो जाती है, इसीलिए बस थोड़े पैसे बच जाते हैं। कभी कभी सोचती हूँ तुझ में और रूबी बहू में कितना फर्क है। इसीलिए कि तूने गरीबी झेली है, इसीलिए तुझे एक एक पैसे की कदर है, और वो दिन रात फालतू के बुरे शौकों में पैसे झोंक रही है। इसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं, मगर रूबी के घर न आने के कारण कौशल्या सारी रात हॉल में बैठी रहती है। तभी रूबी लड़खड़ाती हुई हाथों में महंगी शराब की बोतल लिए अंदर आती है। रूबी बहू, ये कोई समय है घर आने का? रिलैक्स सासू माँ। रूबी के मुंह से शराब का भभका उठता देखकर कौशल्या कहती है, बहू तूने शराब पी है? हाँ पी है, जब देखो बुढ़िया पक पक करती रहती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? ओ सॉरी सॉरी सासू माँ, ये लो 2 पैक मार और भूल जा। शोर शराबा सुनकर रूपा बाहर आती है। रूबी संभालो खुद को। बेहिसाब पीने के कारण रूबी हॉल में ही उल्टियां कर देती है, जिसके बाद रूपा रूबी की उल्टी साफ करके उसका सिर अपनी गोद में रखकर सारी रात जागकर उसे सुलाती है। अगले दिन कौशल्या रूबी के पिता को घर बुलाती है। तभी रूबी कमरे से बाहर आती है। डैडी आप यहाँ? नशा टूट गया रूबी बहू, बहुत कुछ सहना पड़ गया था ना तुझे इस गरीब ससुराल में आकर। कोई बात नहीं, अब तो अपने पिता के साथ अपने अमीर घर के मजे में जाकर रहे। ये सुनकर हरिश्चंद्र कौशल्या के आगे हाथ जोड़कर कहता है, ऐसा मत कहिए समधन जी, रूबी को एक मौका दीजिए, उसे माफ कर दीजिए। डैडी आप इनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? अरे आपके सामने इनका स्टेटस ही क्या है? शट अप रूबी, अगर मुझे पता होता कि मेरा लाड प्यार तुम्हें घमंडी बनाकर रख देता तो मैं तुम्हें वो लग्जरी लाइफ कभी नहीं देता। और रही बात अमीरी की, तो एक बेटी का बाप चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन या बिल्डर क्यों ना हो, बेटी के ससुराल वालों के सामने गरीब ही रहता है। माँ जी जाने दीजिए, रूबी की गलतियों को माफ करके उसे एक मौका दे दीजिए, वरना रूबी के साथ देवर जी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अपनी जेठानी को खुद के लिए इतना बोलता देखकर रूबी की आंखों पर सवार अमीरी का घमंड चूर चूर हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए रूपा भाभी, मैंने आपको गरीब और न जाने क्या क्या कहा। आप बहुत अच्छी हैं, आज मुझे रिश्तों का एहसास हो गया। ऐसा कहकर रूबी रोते हुए अपनी गरीब जेठानी के गले लग जाती है और उस दिन के बाद से कौशल्या की दोनों बहुएं हंसी खुशी रहने लगती हैं।